गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कल हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कुछ रिवोल्ट या विद्रोह को पढ़ना जो आपकी 1857 या 1857 रिवोल्ट से पहले हुए थे। कल मैंने आप लोगों को कल मैंने जी गुड इवनिंग। कल मैंने आप लोगों को एक सन्यासी और एक फकीर, है ना, सन्यासी स्लैश फकीर रिवोल्ट के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था इसको किस तरह से याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप लोगों का 1763 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इस रिवोल्ट में जो पार्टिसिपेशन करने वाले लोग थे वो शंकराचार्य के मठ के सदस्य थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों ने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो इसका मुख्य केंद्र जो था वो था बंगाल या आप लोगों का ईस्टर्न इंडिया, ये है। इसके अलावा जो इसके प्रमुख लीडर थे उनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आप लोगों को भवानी पाठक का नाम बताया था, ये आता है एग्जाम में। और भवानी पाठक के अलावा आप लोगों को मैंने देवी चौधरानी का नाम बताया था, एक ये है। ये वाले जो दो हैं ये मेन है, इनका ही नाम एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भी आप लोगों की और पर्सन है जिसमें आप लोग नाम याद रख सकते हैं, मजूम शाह का। मजूम शाह, मजूम शाह के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि फकीर रेवोल्ट को किसने लीड किया था, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। मजूम शाह भी आप लोगों का आया हुआ है एग्जाम में। मजूम शाह के अलावा आप लोगों ने चिराग अली का नाम याद रखना है। किसका नाम? चिराग अली का नाम याद रखना है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि सन्यासी और फकीर विद्रोह जो आप लोगों का है उसका वर्णन हमें आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी, नाम भी बताया था मैंने, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। इसके अलावा आनंद मठ बुक में हमें सन्यासी विद्रोह के अलावा, सन्यासी विद्रोह अब शंकराचार्य के अनुयायी थे तो शंकराचार्य का वर्णन भी इसमें मिलेगा। इनके अलावा अगर हम बात करें तो शंकराचार्य के अलावा हमें अनंत मठ में वंदे मातरम का वर्णन मिलता है, ये पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को इनकी एक नॉवल के बारे में बताया था, एक उपन्यास के बारे में बताया था, दुर्गेश नंदिनी। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं अपने, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो और चीज़ इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सन्यासी विद्रोह जब हुआ था 1763 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो उस समय थे आप लोगों के वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन ये आता है वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर कि वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में कौन सा रिवोल्ट आपका हुआ था, तो आपने याद रखना है इसी का नाम। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में हमने किसको देखा था, हमने सन्यासी और फकीर रिवोल्ट को देखा था। इसके अलावा इन्हीं के समय काल में हमारा जो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक जो आप लोगों का था, एक फर्स्ट हुआ था, एक सेकंड आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। आंगल मैसूर युद्ध आप लोगों का 1780 टू 84 हुआ था, वो भी इन्हीं के समय काल में हुआ था। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में सन्यासी विद्रोह इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो इससे वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर है, इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये तो मैं आपको गवर्नर जनरल वायसराय के जब चैप्टर पढ़ाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता में मदरसे जब खुले थे तो कौन थे उस समय, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है। ठीक है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी तब भी वॉरेन हेस्टिंग थे, वो अलग चैप्टर होगा। तो अभी हमें रिवोल्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग सन्यासी विद्रोह के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आप लोगों ने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद जो हमारे लिए सेकंड इम्पोर्टेंट है वो है हमारा अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट या जिसे कहते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो आप लोगों का था ये था 1828 में। ये वाला जो विद्रोह था आप लोगों का ये 1828 में हुआ था। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना आप लोगों ने पीछे देखा। अच्छा, गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक,
इनका नाम आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ये भी पर्सन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने प्रोहिबिशन किया था, मतलब सती प्रथा का जो विरोध था वो यही पर्सन आप लोगों के थे, इन्होंने रोक लगाई थी। ये भी याद रखें आप लोग, विरोध या रोक एक ही बात होती है ना। तो प्रोहिबिशन की जब भी बात आएगी तो सती प्रथा की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। बाकी शिशु बालिका की हत्या वगैरह वो तो अलग चीज़ें हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, वो बाद में मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगा। अच्छा, अहोम रिवोल्ट की बात करें तो दो चीज़ें तो आपको जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी वो ये है। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट होगी वो लीडर के ऊपर क्वेश्चन आता है। लीडर आप लोगों ने क्या याद रखना है कि इनके जो लीडर थे उनका नाम था गोमधर अहोम। ठीक है। इनका क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है एग्जाम में क्योंकि इनका सरनेम ही अहोम था, जिस कारण पता चल जाता है स्टूडेंट को कि अहोम रिवोल्ट किसके उसमें हुआ था। तो आपने याद रखना है गोमधर कुंवर अहोम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अच्छा, ये जो गोमधर कुंवर थे ये कौन थे, ये अहोम के राजकुमार थे। अहोम प्रिंस थे ये, राजकुमार थे। बट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो वहां पे उन्होंने यही सीधा लिखा था, गोमदर कंवर लिखा था ना, तो ये ध्यान रखना। इस तरह अलग से क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाता है। ये वाला जो रिवोल्ट था ये किसके लिए था, ये सेम वही है कि आप जमींदारी को ऐड कर रहे हैं इनके ग्रुप में, फिर इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लोकल जितने भी ट्राइब, जितने भी लोग थे वो जाते हैं अपने राजा के पास, राजा का जो बेटा था जिसका नाम था गोमदर कुंवर, वो इनकी हेल्प करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर डिटेल की बात की जाए तो गोमधर कुंवर जो आप लोगों के थे, इन्होंने किस जगह के ऊपर अटैक किया था, तो रंगपुर नामक स्थान का नाम याद रखना आप लोगों ने। रंगपुर पर इन्होंने अटैक किया था। ठीक है। ये डिटेल्स सी चीज़ है, इतना तो नहीं पूछेंगे बट ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ था इनके बीच में, किसके अगेंस्ट किया होगा, तो ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ, ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक हुआ था ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके बीच में ना एक संधि हो जाती है। एक संधि होती है जो कि एक सहायक संधि कहलाती है। सहायक संधि में अलायंस होती है ना इनके बीच में एक। सहायक संधि में ये डिसाइड किया जाता है, कॉन्सिलेटरी पॉलिसी। ठीक है। ये होती है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो आप लोगों का नदरन असम है, उत्तरी असम जो आप लोगों का होगा, ठीक है, इसका जो क्षेत्र होगा, इसका जो एरिया होगा, वो वहाँ के राजा या जो वहाँ के किंग थे जिनका नाम था पुरंदर सिंह, इनको दे दिया जाता है। अब पुरंदर सिंह कौन होंगे, पुरंदर सिंह आप लोगों के गोमधर कुंवर के पिता थे और राजा थे किनके, अहोम एरिया के। तो असम में ये आपका रिवोल्ट हुआ था, रंगपुर पे इन्होंने अटैक किया था और ये काफी अच्छा विद्रोह हुआ था, जिस कारण अंग्रेजों को भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिस कारण उन्होंने क्या किया था, एक कॉन्सिलेटरी पॉलिसी या सहायक संधि को यहाँ पे इनके सामने पेश किया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि नदरन असम जो आप लोगों का उत्तरी असम क्षेत्र है ये दे दिया जाएगा किनको, ये दे दिया जाएगा राजा पुरंदर को और उनकी जो भी सेना होगी उसको। ठीक है। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है कि अहोम रिवोल्ट है 1828 में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय जो आप लोगों के थे गवर्नर जनरल थे, और इसके लीडर का नाम आप लोगों ने याद रखना है, गोमधर कुंवर। बस इतनी सी बात आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। नीचे की जो चीज़ें हैं वो पीसीएस एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आपके काम की इतनी नहीं है, बट आप लोग भी लिखें। कमीशन अगर पेपर टफ डालेगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर डालेगा। ठीक है। तो ये वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो थर्ड आप लोगों का हुआ था रेवोल्ट, उसे कहते हैं कोल रेवोल्ट। कोल रेवोल्ट जिसे कहा जाता है कोल विद्रोह। अब कोल विद्रोह भी आप लोगों ने सुना होगा, कोई ना कोई एग्जाम दिया है तो इसमें एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो कहाँ पे हुआ था ये, तो पहले समझिए 1831, 1831 का जो समय आप लोगों का था उस समय हुआ था कोल रिवोल्ट, और ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ये क्यों रहेगा इम्पोर्टेंट, अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना आप लोगों ने,
लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम याद रखना यहाँ पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आप लोगों के होंगे, उनका टाइम पीरियड याद रख लो, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं हमें पड़ेगी। इनका जो टाइम पीरियड था भारत में, वो था 1828 से लेकर 1835 का। तो 1828 से लेकर 1835 में जो जो रिवॉल्ट हुए हैं, तो हम लोगों ने पढ़े, एक मैंने पीछे आप लोगों को बताया कौन सा, अहोम विद्रोह, दूसरा कोल रिवोल्ट, है ना, ये इन्हीं के समय काल में हुए थे। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, कोल रिवोल्ट में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, इसमें एरिया पूछा जाता है आप लोगों को, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो छोटा नागपुर है आप लोगों का, छोटा नागपुर, इसका जो पठारी क्षेत्र है, इसका जो प्लेटो रीजन है आप लोगों का, यहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था। ओके, तो इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ याद रखनी है, तो आप लोगों को पता है ये भी ट्राइब एरिया में ही आता है। ट्राइब एरिया में सिंपल सी बात मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी कि इनके लिए मुख्य रूप से एग्रीकल्चर जो आप लोगों का होता है, इसके अलावा फॉरेस्ट जो आप लोगों का है, वही इनका मेन सोर्स होता है, किस चीज़ का, इनकी आजीविका का, या इनके रहने सहने का जो भी सोर्स आप लोगों का होगा वो यही होगा। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो आप लोगों का लाया गया, उसी का विरोध करने के लिए कोल रिवोल्ट आप लोगों का हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें जो याद रखने की हैं, वो एक तो ये याद रखना, इसके लीडर का नाम पूछा जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना इसके लीडर का नाम था बुद्धो भागर। बुद्धो भागर। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है मदारा महतो। ठीक है, ये जो दो पर्सन हैं आप लोगों के, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी रहते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, मुख्य रूप से जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो इसका ईयर पूछा जाएगा, और ईयर के बाद जो मैंने आप लोगों को जो बताए हैं, ठीक है, तो ये है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ठीक करो, उद्धव भगत। अच्छा, उद्धव भगत का नाम लिखा है कि इसके कारण एक और लीडर का नाम भी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है, उसका नाम था जय भगत। ठीक है, जय होगा ऑप्शन में, जा जय होगा, जयो भगत। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कोल विद्रोह के अंतर्गत आप लोगों ने इनको याद रखना है। ठीक है, तो 1831 से लेकर 1832 तक ही चला था, फिर इसको कर दिया। एरिया पूछे जाएं अगर आप लोगों को कि कौन कौन से एरिया मुख्य रूप से थे, तो मैंने आप लोगों को बताया छोटा नागपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वही थे। जैसे अगर थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन डालना हो, तो आप लोगों ने झारखंड का नाम याद रखना है। झारखंड में भी मुख्य रूप से जो रांची का एरिया आता है, रांची का जो एरिया आता है वही आएगा। ठीक है, इसके अलावा सिंहभूम नामक एक स्थान है, वो भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। हजारीबाग भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे। फिर भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने याद रखनी है वो क्या है, बुद्धो भगत। आप लोग प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बुद्धो भगत, ये वाली चीज़ें, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो आप लोगों का है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो संथाल रेवोल्ट आएगा। संथाल रेवोल्ट जो आप लोगों का होता है वो 1855 से लेकर 1856 में हुआ है, ये वाला रेवोल्ट। ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। ये क्यों होगा, फिर से वही बात, जितने भी रेवोल्ट हो रहे हैं वो क्या है, परमानेंट सेटलमेंट जो आप लोगों की आती है, स्थायी बंदोबस्त, उसी के रीजन के कारण आप लोगों के ये रहेंगे, तो इनको भी ध्यान रखना। तो 1855 से 1856, तो ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो आप लोगों के होंगे, वो कौन होंगे, वो आप लोगों के होंगे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आप लोग जानते हैं कौन है।
तो लॉर्ड डलहौजी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी संथाल विद्रोह की बात आएगी तो लॉर्ड डलहौजी का नाम जरूर आएगा। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपने समय काल में क्या क्या किया था। ऐसे छोटी सी चीज़ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो यही होती है कि कब से लेकर कब तक रहे थे। 48 से 56 तक रहे थे, तो 56 का समय काल अगर आता है तो इनका ही आता है। तो मैंने क्या कहा कि संथाल विद्रोह क्या था। संथाल विद्रोह वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भारत में परमानेंट सेटलमेंट की बात आती है, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है, तो इसको लागू किया गया था। इसमें क्या हुआ था, जितने भी किसानों की, जितने भी लोगों की जमीनें थी, सब जमीनें किनको दे दी? जमींदारों के पास दे दी। अब जमींदार के पास देने का क्या फायदा था, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। एक जगह इकट्ठा किया तो इससे इनको बेनिफिट क्या हुआ? टैक्स आता था। टैक्स आएगा तो इनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। तो जो संथाल लोग थे इनसे भी जमीनें छीनी गई और इनकी सारी की सारी जमीनें कहाँ दे दी गई? वो दे दी गई सारी की सारी किनको? जमींदारों को, ताकि वो यहाँ पे क्या कर सके? परमानेंट एग्रीकल्चर करें। अब जो संथाल लोग थे, जो भी आप लोगों के संथाल लोग थे, ये क्या करते हैं? अपनी जगह को छोड़ के नई जगह पे चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आपको क्वेश्चन आ सकता है ये। राजमहल हिल में चले जाते हैं ये लोग ना। राजमहल पहाड़ी पर चले जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को कल एक और चीज बताई थी कि राजमहल जो पहाड़ी है, वहां पे जाके ये क्या करेंगे, जो मैंने कल बताया था, झूम एग्रीकल्चर को अपनाएंगे, जो झूम खेती होती है। ठीक है, वहां की पहाड़ी को साफ करेंगे, आग लगाएंगे, पेड़ों की पत्तियां उनको काटेंगे छाटेंगे, फिर वहां पे काम करेंगे। ठीक है। तो एक डेटा आप लोगों का निकल के आता है, उस डेटा के अनुसार ये कहा गया है कि कुछ समय के बाद, जैसे 1836 का टाइम पीरियड आता है, कि जैसे इन्होंने यहाँ से मूव किया था, परमानेंट सेटलमेंट जो आप लोगों का आया था वो आया था 1793 में आया था। ठीक है, उसके बाद ये मूवमेंट कर गए थे, यहाँ से निकल गए थे। तो 1836 तक कहा जाता है कि संथाल जो आप लोगों के थे, इन्होंने राजमहल हिल पर लगभग 427 427 विलेज बसा लिए थे। ठीक है, कुछ एक संथाल हुआ करते थे और इन्होंने राजमहल हिल पे जाके अपने लगभग 427 क्या कर लिए? अपने विलेज बसा लिए, मतलब गांव बसा लिए। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या कहा जाएगा? आप लोगों को क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि राजमहल हिल जो पहाड़ी है, यहाँ पे बसाए गए जो गांव थे, ठीक है, उस लोकेशन को क्या कहा जाता है? राजमहल हिल को बाद में एक और नाम दिया गया, दामन ए कोह। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसको नाम दिया गया दामन ए कोह। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि दामन एक कोह जो आप लोगों का है, इसका संबंध किस रेवोल्ट से था? तो इसका संबंध संथाल रेवोल्ट से था, क्योंकि यहाँ पे संथाल ट्राइब रहती थी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब 427 विलेज आ चुके हैं। अब ब्रिटिशर्स यहाँ के पूरे भारत के मालिक हैं। तो अब इनकी नज़र में भी आएगा कि संथाल यहाँ पे बैठे हैं। अब देखो, अब इन बेचारों ने यहाँ पे कितनी मुश्किल से झूम खेती कर करके अपने लिए एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट की। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आएंगे और इन्हें कहेंगे चलो फिर से स्टार्ट हो जाओ। किस चीज़ के लिए? टैक्स देना पड़ेगा। फिर संथाल बेचारे ट्राइब जनजाति के लोग सीधी बात सोचते हैं कि देखो, पहले जहाँ पे हम रहते थे तुम वहां पे आए, जिम्मेदारों को लाया और हमारी जगह हमसे छीन ली, और हम यहाँ राजमहल हिल पे चले गए जिसे दामने कोह कहा जाता है। अब तुम्हारी नज़र इस दामने कोह या राजमहल हिल के ऊपर भी आ गई और आप हमसे क्या कह रहे हैं कि आप हमें यहाँ पे आके फिर से टैक्स दो। ठीक है। तो बस फिर जनजाति, ये लोग जो होते हैं वो थोड़ा लड़ाकू किस्म के भी होते हैं, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रही थी कि अंग्रेजों ने कहा था कि तुमने इतने समय से हमें टैक्स नहीं दिया है, तो आपको इस जगह पे टैक्स जो देना पड़ेगा वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा देना पड़ेगा, तो समझ गए आप कि रिवोल्ट होने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको समझिए कि क्या हुआ था यहाँ पे कि 1855 में रेवोल्ट इनका स्टार्ट हो गया। 1855 में संथाल विद्रोह जो आप लोगों का था वो स्टार्ट हुआ। ठीक है। लीडर पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। दो भाई थे,
जिनमें एक का नाम था सिद्धू। ठीक है, कहीं पे सिद्धू आएगा, सिद्धो भी आता है, SIDHO, सिद्धो, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, सिद्धू सिद्धू कुछ भी आए, या कन्हू। ये दूसरे भाई थे जिनका नाम था कन्हू एंड कन्हू। तो इन दोनों का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों भाइयों ने इस रेवोल्ट को लीड किया था। मैंने आप लोगों को बताया था निर्मम हत्या कर दी गई थी इनकी, इनको मार दिया गया था। तो ये देखना आप लोगों ने, ठीक है, इनको शूट कर दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि संथाल के लिए बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था, एक संथाल परगना भी बनाया था। ठीक है, मतलब इनका अपना एरिया दे दिया, संथाल परगना, मतलब क्षेत्र बना दिया इनके लिए। ओके, ताकि संथाल के जो लोग हैं वो क्या करें, अपना जो रेवोल्ट है उसको थोड़ा शांत कर दें और मजे से अपने रहें और हमें टैक्स भी देते रहें। तो ये भी ध्यान रखना। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, गांधीयन मूवमेंट में किस ट्राइब ने भाग लिया था। तो गांधीयन मूवमेंट जब आप लोगों की चली थी, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली थी वो संथाल ट्राइब थी। संथाल ट्राइब, तो आप लोगों को पता है कि भारत में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई थी, कि असहयोग आंदोलन जब भारत में आया था 1922 में, तो उसमें संथाल ट्राइब ने भी पार्टिसिपेशन किया था। चोरा चोरी की घटना का रिलेशन संथाल ट्राइब से भी है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आगे की बात की जाए, इसके बाद हमारा आता है रामोसी रेवोल्ट। रामोसी रेवोल्ट। अब ये रामोसी रेवोल्ट क्या है। रामोसी रेवोल्ट आप लोगों ने याद रखना है, रामोसी भी एक तरह की ट्राइब ही हुआ करती थी। रामोसी रेवोल्ट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड याद रखो। 1822 का जो टाइम पीरियड आप लोगों का रहेगा वो रामोसी का रहेगा। 1822 में हमारे जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम याद रखना। लगभग ये भारत में रहे थे गवर्नर जनरल बन के 1810 साल का टाइम पीरियड था इनका ना, 22, हाँ, 1813 से 1823 तक रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग, है ना। इनको ध्यान रखना, इनके समय काल में हुआ था रामोसी ये वाला। ओके, इनके टाइम का पीरियड में संगोली की संधि भी हुई थी। ओके, ये भी ध्यान रखना, पिंडारियों का दमन भी किया था इन्होंने। पिंडारियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज में आता है। अच्छा, ये कौन थे आप लोगों के, ये वेस्टर्न घाट जो आप लोगों का पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट जो आप लोगों का आता है जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं, वहां की ये लड़ाकू जाति हुआ करती थी। ठीक है, फाइटर हुआ करते थे। और ये फाइटर जो आप लोगों के थे किसकी सेना में काम करते थे, मराठा आर्मी में काम करते थे ये, मराठा आर्मी को सपोर्ट करते थे। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, आप लोगों को पता है कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठा जो आप लोगों के थे हार गए थे और मराठाओं का पतन हो गया था उसमें। तो उसके बाद ये बेचारे रामोसी क्या करें, अब इनके मराठा तो चले गए, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, अंग्रेजों की नज़र पड़ी तो भाई साहब टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने समझा कि अब यार टैक्स भी देना पड़ रहा है, हमारे पास वैसे खाने को कुछ नहीं है, तो वैसे भी तो पहले मरते ही थे, तो क्यों ना एक रिवोल्ट कर ही दिया जाए। तो इन्होंने भी अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें जो रिवोल्ट हुए थे वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हुए थे। 1822 में जो रामोसी रिवोल्ट हुआ था, इसको लीड किया गया था, नाम याद रखेंगे, इनके लीडर थे चित्तौड़ सिंह। ठीक है, रामोसी जो आप लोगों का है इसमें आप लोगों ने यही चीजें याद रखनी है, जो सबसे पहले थे उनका नाम था चित्तौड़ सिंह। तो चित्तौड़ सिंह का आप लोगों ने नाम याद रखना है। दूसरे आप लोगों ने याद रखने हैं, 1825 तक इन्होंने लीड किया, उसके बाद 1825 में आते हैं उमाज नायक। उमाज नायक, ठीक है, इन्होंने किया लीड। उसके बाद 1829 में त्र्यंबक जी सावंत, तो इनको भी नाम याद रखना, त्र्यंबक जी सांबत सावंत। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। 1822 में किसने लीड किया, तो नाम बता दिया, चित्तौड़ सिंह का नाम याद रखना।
उमाज मलिक का नाम याद रखना, सॉरी उमाज नायक का नाम याद रखना। उसके बाद है त्र्यंबक जी सावंत। त्र्यंबक जी सावंत, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो रामोसी रिवोल्ट जो है वो इतना सही है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हैं हमारी इतनी रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक रिवोल्ट और होता है, पागलपंथी रिवोल्ट। पागलपंथी रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट जो आप लोगों का हुआ था वो 1825 से लेकर 1800 18 8 साल का हुआ था ये, 33 तक हुआ था। ठीक है, 1825 से 1833 तक। 1825 में जो आप लोगों का हुआ था उसमें स्टार्टिंग जो आप लोगों की हुई थी, उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, 1823 से लेकर 28 तक ये रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये चला रहा था रिवोल्ट, पागलपंथी रिवोल्ट तो चला था। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है 35 28 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। ठीक है, फिर से इनका आगमन होता है, तो तीसरा याद रखना इनका रिवोल्ट, ये किस समय काल में जो रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पागलपंथी रिवोल्ट जो आप लोगों का हुआ था। तो पागलपंथी क्या था, ये एक तरह का संप्रदाय था, सेक्ट्स था ये ना, एक तरह का संप्रदाय था। बिल्कुल भाईचारे में विश्वास रखते थे, एक दूसरे की हेल्प करने में विश्वास रखते थे, थोड़े धार्मिक विचार के पर्सन थे। तो ये है। तो इस पे क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे फाउंडर पूछना चाहिए, बहुत कम सुनने को मिलता है इनका नाम, पागलपंथी रिवोल्ट वालों का। करम शाह नाम याद रखना आप लोगों ने। इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था करम शाह। ठीक है, तो इनका मानना था कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये इनके मुख्य सिद्धांत थे कि सत्य, आप लोगों का समानता और भाईचारा। ठीक है, फिर क्या होता है, मैंने आप लोगों को कहा था परमानेंट सिस्टम जब आता है, जमींदारी सिस्टम आती है, तो जमींदार आते हैं। जमींदार यहाँ पे आके क्या करने लग पड़ते हैं, इनके भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के साथ झूठ बोलना शुरू करते हैं, इनको अलग नीच दिखाते हैं, तो जिस कारण इन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए तो एक चीज याद रखना, करम शाह जो आप लोगों के थे, करम शाह इसके फाउंडर थे। बट इस रिवोल्ट को लीड जिसने किया था, वैसे करम शाह का नाम भी आता है, रिवोल्ट जो आप लोगों का लीड हुआ था वो करम शाह के बेटे थे जिनका नाम था टीपू शाह। टीपू शाह ने यहाँ पे लीड किया था। ठीक है, ये टीपू शाह जो होंगे वो लीडर होंगे इसके, और ये बेटे थे करम शाह के। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट होंगे। आज के समय में जो आप लोगों का बांग्लादेश है वहां पे ये रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये वाले आप लोगों के जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे बचते हैं वो छोटे छोटे से हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। बट उनमें आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि बस उनके लीडर नाम याद रखना, कब हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो एक हुआ था चुआर विद्रोह, चुआर रिवोल्ट। ठीक है, आया तो नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। 1766 से लेकर 1816 तक, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बहुत लंबा रिवॉल्ट चला था आप लोगों का, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हाँ, लीडर का नाम याद रखें कि इसके लीडर कौन थे। लीडर का नाम है जगन्नाथ। क्या नाम याद रखना आप लोगों ने, जगन्नाथ। ठीक है, इसके बाद एक थे बेलूपंथी, बेलूपंथी रिवोल्ट भी हुआ है। जितने मैंने पीछे बताए हैं ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक पूछ नहीं रहे हैं इनको, बट मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका एग्जाम टफ होगा तो ये पूछे जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसके जो बेलूपंथी रिवोल्ट था, ये किसके द्वारा किया गया था, बेलूपंथी रिवोल्ट ही बेलूपंथी के द्वारा किया गया था, नाम ही बता रहा है बेलूपंथी, इनको नाम आप लोगों ने याद रखना है। इसमें क्या हुआ कि गद्दी छीन ली गई थी, इनके दीवान हुआ करते थे केरल में। ठीक है, तो उन्की गद्दी छीन ली, इस कारण इन्होंने कह दिया कि मैं रिवोल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बस और कुछ नहीं है।
एक उसके बाद हुआ था कितूर रिवोल्ट। कितूर रिवोल्ट। कितूर रिवोल्ट जो आपका है वो 1824 से लेकर 29 तक हुआ था। ठीक है। तो इसमें भी क्या ये हुआ था कर्नाटक में। तो ये भी गद्दी के लिए ही हुआ था, कुछ खास नहीं था ये वाला भी। तो इसमें क्या हुआ था, ये वाला रिवोल्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है क्योंकि इसको लीड किया था एक फीमेल के द्वारा। ठीक है, क्यों किया गया था? कर्नाटक के जो राजा थे उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है, जिस कारण वहां पे क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो हड़प की नीति है वो लगाई जाती है। जिस कारण कितूर की जो महारानी थी जिनका नाम था चेनमा, चेनमा, इनके द्वारा इसको लीड किया गया था, इस रिवोल्ट को, इतना सा याद रखें। फिर आप लोगों ने याद रखना एक फेमस रिवोल्ट, गडकरी रिवोल्ट। ये भी रिवोल्ट हुआ है, गडकरी विद्रोह भी हुआ है, 1844 में हुआ था। ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है वहां पे ये हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, जो मराठा लोग थे, मराठाओं ने भू राजस्व जो लैंड रेवेन्यू था उसके अगेंस्ट ये वाला रिवोल्ट किया था। तो बस ये मराठा जो आप लोगों के होंगे उनके एम्प्लॉयज के द्वारा किया गया था गडकरी रिवोल्ट। ठीक है। तो मराठा के किलों में जो जितने भी आप लोगों के एम्प्लॉयज थे उनके द्वारा किया गया था गडकरी रिवोल्ट। ओके। फिर एक है भील रिवोल्ट। भील रिवोल्ट तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भील जनजाति के द्वारा इसको किया गया था। तो भील रिवॉल्ट जो आप लोगों का है 1820 से लेकर 1827 के बीच में किया गया था, महाराष्ट्र में ही ये हुआ था। इसमें भी जो आप लोगों का वही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टैक्स वगैरह थे उनके अगेंस्ट ही हुआ था। इनके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, तो नाम याद रख लेना आप लोगों ने। तो मुख्य नेता का नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। ठीक है, इनके द्वारा 1920 में, हाँ सॉरी, इनके द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना आप लोगों ने, दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें। सबसे पहले तो याद रखो भील रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1820 से 1827 में महाराष्ट्र में। ये वाला क्वेश्चन जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान में भी ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1920 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हमारा आता है कि बहावी आंदोलन, बहावी रेवोल्ट। बहावी रेवोल्ट जो आप लोगों का है 1830 से लेकर 1860 तक का था। अब इन पे क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं, इसी कारण नहीं आते क्योंकि 30-30 साल तक चले हुए हैं आप लोगों के। बट यही आपने याद रखना है, इस आंदोलन को किसने किया था स्टार्ट? लीडर थे इनके सैयद अहमद, सैयद अहमद वैरलवी। ठीक है, सैयद अहमद वैरलवी, इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1830 में। और इसका मुख्य केंद्र जो आप लोगों का होगा वो पटना होगा। ठीक है, तो बिहार का जो पटना है वो इसी का मुख्य केंद्र बाद में बना था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और लिखो आप, मुंडा रिवोल्ट। जो मुंडा रिवोल्ट है आपका वो 93 में हुआ था, 1893 से लेकर 1900 में चला था। ठीक है, तो किसके लिए ये किया गया था आप लोगों का? ये आपका जो मुंडा ट्राइब थी आप लोगों की, इनके द्वारा अपनी जो पारंपरिक भूमि थी उसमें आपको पता है लैंड रेवेन्यू आ रहे हैं, तो फिर से वही चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। बट स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी वो हुई थी आप लोगों की लैंड के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड थी, जो उनकी पारंपरिक भूमि जो आप लोगों की होती है उसमें एक व्यवस्था लाई थी जिसे कहते हैं खूंट कुट्टी। ठीक है, ये आज तक नहीं पूछी गई है। खूंट कुट्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये नहीं पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्टिंग तो इसकी हुई थी एग्रीकल्चर, जो इनकी पारंपरिक भूमि थी जिसपे ये खेती करते थे। तो बाद में आगे चलकर इनके जो लीडर थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बिरसा मुंडा के ऊपर। ठीक है, बिरसा मुंडा ने इसको एक पॉलिटिकल रीजनल मतलब पॉलिटिकल रिलीजन रेवोल्ट का रूप दे दिया था। तो इस कारण बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खूंट कुट्टी सिस्टम किस रिवॉल्ट से रिलेटेड है, तो खूंट कुट्टी सिस्टम जो आप लोगों का है मुंडा रिवॉल्ट से रिलेटेड है। इसके बाद आता है ताना भगत। ठीक है, तो ताना भगत भी लिख लो। ठीक है, पीछे मैंने बताया ये वाला रिवोल्ट आप लोगों को। ठीक है, ताना भगत रिवोल्ट जो आप लोगों का है ये है थोड़ा सा नया। ये चला था 1914 से 1915 में। छोटा नागपुर का एरिया जो मैंने पीछे बताया उसी से रिलेटेड आप लोगों ने ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन हिट नहीं होंगे। एक है रंपा विद्रोह, रंपा रेवोल्ट। रंपा रेवोल्ट जो आप लोगों का है ये हुआ था 1922 से 24। बट आपने वही चीज ध्यान रखनी है, जो आप लोगों को रिवोल्ट आएंगे वो 87 से पहले पहले वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आपके साहूकार होते हैं मतलब अमीर फैमिली होती है, उनके द्वारा जब वहाँ के लोगों का शोषण किया जाना लगा तब हुआ था। इसमें लीडर का नाम रख लो याद। लीडर थे इनके सीताराम राजू। सीताराम राजू के द्वारा इसको लीड किया गया था। ठीक है, ये वाले चीज आप लोगों की हो गई। और वाले जो भी हैं जैसे एक और लिखो आप लोग, खासी रिवोल्ट। खासी रिवोल्ट जो आप लोगों का है ये तीरथ सिंह जो आप लोगों के होंगे, तीरथ सिंह, ये इसके लीडर थे। ठीक है, आप लोगों ने मेघालय का नाम सुना है। मेघालय में जयंतिया हिल्स मैंने पढ़ाई थी, वहां पे ये वाला रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, 1830 से लेके 33 तक हुआ था, 1830 से 33 तक हुआ था। एक है आपका कुका रिवोल्ट। नाम याद रखें, भगत जवाहरमल। ठीक है, और राम सिंह कुका। ये हुआ था पंजाब में, 1840 से 72 तक हुआ है ये। ठीक है, इनको ध्यान रखना। ओके, तो ये फेमस विद्रोह जो आप लोगों के थे वो हमने पढ़ लिए हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो फार्मर रिवोल्ट होगा, किसान विद्रोह होगा, वो छोटे छोटे से हैं, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।